नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। कानपुर में एकता गुप्ता हत्याकांड का मामला गरमा गया है। हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया, इस पर भी सवाल उठ रहे थे। दरअसल एकता 24 जून को गायब हुई थी और अब इस मामले में दावा किया जा रहा है कि विमल सोनी ने ही एकता की हत्या 24 जून को कर दी थी। पुलिस ने करीब 2:50 पर इसका खुलासा किया है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि विमल और एकता के बीच गर्मागर्मी हुई थी। इसके बाद विमल ने एकता की नाक पर घूंसा मारकर उसे बेहोश किया। विमल ने कार में ही रस्सी से एकता का गला कस दिया, इससे उसकी मौत हो गई। विमल एकता की लाश इसके बाद ऑफिसर्स क्लब लेकर आया, जहां पर पहले से खुदे गड्ढे को और गहरा करके ऊपर से मिट्टी भर दी। एकता की लाश 5 फीट की खुदाई के बाद पाई गई है। एक 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी 7 बजे के आसपास। सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो, और इस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास, चूंकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया। दृश्यम मूवी देखने के बाद कानपुर में एक जिम ट्रेनर ने कारोबारी की पत्नी को हत्या कर दी। 4 महीने बीत जाने के बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पूरे मामले का खुलासा हुआ। खुलासे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें यह खुलासा किया गया कि डीएम कंपाउंड यानी कि ऑफिसर्स कॉलोनी जिसको कहा जाता है, वहां के कंपाउंड में कारोबारी की जो महिला है उसके शव को दफनाया गया है। कई सवाल खड़े हुए, जिसमें ये कहा गया कि 8 फीट बड़ा गड्ढा आरोपी ने कब किया, वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम थे, किसी ने अब तक क्यों नहीं देखा। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कानपुर कमिश्नरेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी घटना का बखान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कानपुर पुलिस द्वारा ये निर्देशित किया गया कि कानपुर शहर में जितने भी जिम हैं और उन जिम में तैनात जिम ट्रेनरों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही जितने भी जिम ट्रेनर हैं उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी पुलिस करेगी। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर ऑप्थेल्मोलॉजी कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव कार्यक्रम में बाहर से आए वरिष्ठ चिकित्सकों ने ऑप्थेल्मिक के बारे में अपना अनुभव छात्रों से साझा किया है। इसी क्रम में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने आए हुए डॉक्टरों का स्वागत किया और बताया कि आंखें ईश्वर की दी हुई अनमोल चीज है, जिससे खराब होने के बाद जीवन जीने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन अब ऐसी विधियां आ गई हैं कि ऐसे एडवांस लेंस आ गए हैं कि बच्चों को छोटेपन में लगने वाले चश्मे के नंबर को वहीं पर रोका जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान बेस्ट ऑप्थेल्मिक फोटोग्राफी के लिए 3 डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया है। आज का प्रोग्राम जो है, इसका मेन जो थीम है वो है कंसेप्चुअलाइजिंग द क्रक्स। मतलब कि अगर आप अपनी नींव मजबूत रखते हैं तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। उसी प्रकार ऑप्थेल्मोलॉजी की जो नींव है
उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे अगर रेटिना की सर्जरी है तो उसमें क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आप अच्छा सर्जरी कर सकें। कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, कॉर्निया है, तो इन सब के बारे में हमारे पास देश से सर्जन आए हैं, दूर दूर से, कोलकाता से, ग्वालियर से, और वो ये हमारे यहाँ सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हम बेस्ट पॉसिबल चीज़ें कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। नॉर्मल केसेस में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती रूटीन में, बट कॉम्प्लिकेटेड केसेस में किस तरह से उनको हैंडल करना है। साथ में ये जो हमारा प्रोग्राम है वो यंग ऑप्थेल्मिक सोसाइटी ऑफ इंडिया यूजी के एसोसिएशन में है, जो कि एक राष्ट्रीय संस्था है, और स्पेशली जो यंग डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स को कैसे फेलोशिप करना है, कैसे आगे की पढ़ाई करनी, कैसे सीखना है, उसको वो खास तौर से समझाते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इससे हमारे जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं उनको भी बहुत मदद मिलेगी। ये देखिए, एक्चुअली में डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मिक्स में डॉक्टर शालिनी मोइन जो हेड हैं, उनके द्वारा यंग ऑप्थेल्मिक सोसाइटी ऑफ इंडिया अंडर द जो कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी है उनके साथ मिल करके एक ऑप्थेल्मिक्स की एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें पूरे सेट ऑफ लेक्चर्स है सुबह शाम तक, और इसमें जो नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टी आज उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया, और हम लोग के ज्ञान में, और खासकर जो ऑप्थेल्मिक्स के फैकल्टी उनके ज्ञान में वर्धन किया गया। और ये इसमें एक बड़ा खूबसूरत बात ये थी कि इन्होंने जो आँख की बीमारियों के संबंध में काफ़ी सारे डिस्कशंस की, और इसमें बेस्ट फोटोग्राफी जो आई की डिजीज़ है उसमें इन्होंने किया, और उसमें जो फर्स्ट प्राइज़ मिला है उसमें जो आँख के अंदर आपने देखा एक दिल के तरह का एक खूबसूरत सा साइन बना था जो नेचुरल था। और खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजेश त्रिवेदी की माता का रविवार तड़के हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वो 82 वर्ष की थी और 3 दिन पहले ही बीमार हुई थी। अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई है। कानपुर के सदनाथ घाट में दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र वरिष्ठ पत्रकार राजेश त्रिवेदी ने उन्हें मुखाग्नि दी, साथ में उनके पिताजी भी मौजूद थे। अंतिम संस्कार के वक्त बड़ी संख्या में पत्रकार, साहित्यकार, चिकित्सक, राजनीति से जुड़े लोग और समाज के प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे। लखनऊ के चिन्हट थाने में एक युवक मोहित पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मोहित की मौत के बाद परिवार वालों ने थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि मोहित को थाने में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने इंस्पेक्टर चिन्हट को लोहिया अस्पताल में बुलाव के नारे लगाए। इसके साथ ही मांग कर रहे थे कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खबर कानपुर से, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 2 स्कूली छात्रों का अपहरण होने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस मामले को दबाए रही। छात्रों के लापता होने की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही 6 संदिग्धों को शक के आधार पर पूछताछ कर रही है। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जेल से बाहर आउटलेट खोला गया है। इसमें कैदियों के तैयार किए गए सामान बेचे जा रहे हैं। ये पहल 1 जुलाई एक उत्पाद योजना का हिस्सा है। योजना का मकसद लोकल सामानों को बढ़ावा देना है। रायबरेली जेल के कैदियों ने बनाए मिट्टी और गाय के गोबर से सजावटी सामान। दिवाली की खास पेशकश की रिपोर्ट। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जेल के बाहर आउटलेट खोला गया है। इसमें कैदियों के तैयार किए गए सामान बेचे जा रहे हैं। ये पहल 1 जिला एक उत्पाद योजना का हिस्सा है। योजना का मकसद लोकल सामानों को बढ़ावा देना है। आउटलेट के मुख्य आकर्षण हैं हाथ से बने पर्यावरण के अनुकूल खूबसूरत लैंप। कैदियों ने इन्हें मिट्टी और गाय के गोबर से बनाया है।
तो माटी कला के माध्यम से हम लोगों का जो मेन मोटिव है कि उनके अंदर कुछ स्किल डाला जाए, स्किल डेवलप कराया जाए उनका, कि जब वो यहाँ से छूटें तो बाहर जाके वो एक ह्यूमन कैपिटल के तौर पे काम करें। आपने बताया कि ये बहुत सस्ते हैं जी, तो ये मिलेंगे कहाँ, कैसे? जेल में तो सब लोग आ नहीं सकते हैं। देखिए बेसिकली हमारे यहाँ क्या है कि बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति के माध्यम से जेल के बाहर एक आउटलेट खोला गया है और बंदी जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं फिनिश्ड होके बढ़िया पैकेजिंग में उस आउटलेट पे अवेलेबल होते हैं। इन सामानों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देने और उनकी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये बेसिकली हम लोगों का लेवल 2 है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इसको और सिस्टमेटाइज किया जाए और ई कॉमर्स पे अपन स्विच करें, जो भी अपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके लिए हम लोगों को कारागार मुख्यालय से परमिशन लेना होगा। तो ये जब परमिशन मिल जाता है और सारी उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं जब वो सब कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर कोशिश किया जाएगा कि इसको मार्केट पे मतलब ई कॉमर्स साइट्स पे अवेलेबल कराया जाए डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के लिए। जेल प्रशासन ने कहा कि ये पहल न सिर्फ कैदियों को आर्थिक मदद देती है बल्कि उनका कौशल विकास कर नया जीवन जीने का रास्ता भी दिखाती है। धनतेरस के त्योहार पर शहर में खरीदारी की सबसे ज्यादा पसंदीदा सोने, चांदी और बर्तन बाजार मानी जाती है। इस बाजार की खास बात यह है कि यहाँ दुकानदारों की चौथी पांचवी पीढ़ियां कारोबार में हैं, इसलिए इस बाजार को परिवार का बाजार भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धनतेरस से पहले सोने और चांदी के सामान की मांग काफी बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धनतेरस से पहले सोने और चांदी के सामान की मांग काफी बढ़ गई है। दुकानदारों और खरीदारों का कहना है कि सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा भगवान राम से जुड़ी चीजों की मांग भी खूब हो रही है। हम लोग धार्मिक रूप से देखने के लिए ये सीता राम जी दरबार का पूरा हमें ज़्यादा लुभा रहा है। राम जी दरबार इसमें चांदी के भी हैं और गिफ्ट आइटम में भी हैं, गोल्ड प्लेटेड और चांदी के भी हैं। तो हमें देखने में, गिफ्ट देने में बहुत अच्छा लग रहा है कि ये खरीद के हम गिफ्ट दे दें। दीपावली तो हमारे राम जी के से जुड़ा हुआ पर्व ही माना जाता है और इस वर्ष राम मंदिर बना हुआ है तो लोग राम से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत कुछ अच्छे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे मेरे पास अभी एक देखिए राम मंदिर का एक ये आया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा, मैंने राम से जुड़ी हुई चीज़ें, राम मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं भैया। दुकानदारों का कहना है कि कई लोग निवेश के तौर पर भी सोना और चांदी खरीद रहे हैं। कस्टमर में एक नए तरह का प्रवाह ये देखा जा रहा है कि हॉलमार्क आने के बाद लोगों में निवेश का उत्साह काफ़ी बढ़ा है, इसलिए सोने और चांदी की बिक्री में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। लोग हॉलमार्क ज्वेलरी परचेज करना चाह रहे हैं जिसको कि निवेश के रूप में ले रहे हैं और इससे अच्छा रिटर्न अपने पास जेवर रहते हुए भी कहीं और नहीं मिल रहा है। धनतेरस का त्योहार दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर निगम ने दिवाली के मौके पर खास स्टॉल लगाए हैं। स्टॉलों में गाय के गोबर और दूसरे टिकाऊ संसाधनों से बनी मूर्तियां बेची जा रही हैं। सामुदायिक भावना और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल में मूर्तियों और पारंपरिक लैम्प के अलावा सजावटी और घरेलू जरूरतों के सामान भी उपलब्ध हैं। सभी को गाय के गोबर से बनाया गया है। गौरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और पर्यावरण रक्षा के लिए नगर निगम ने यह अनोखी पहल की है। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर निगम ने दिवाली के मौके पर खास स्टॉल बनाए हैं। स्टॉलों में गाय के गोबर और दूसरे टिकाऊ संसाधनों से बनी मूर्तियां बेची जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ कचरा प्रबंधन में बल्कि लोकल कारीगरों को भी मदद मिल रही है। इससे सामुदायिक भावना और रचनात्मकता को बढ़ावा मिल रहा है। स्टॉल में मूर्तियों और पारंपरिक लैंप के अलावा सजावटी और घरेलू जरूरतों के सामान भी उपलब्ध है। सभी को गाय के गोबर से बनाया गया है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: गौरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और पर्यावरण रक्षा। और दिवाली पे जो हमने खास बनाया है वो लक्ष्मी गणेश जी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है गोबर के। इसके अलावा शुभ लाभ हैं, ओम श्री स्वास्तिक हैं, हनुमान जी, शिव जी, कुबेर जी, सरस्वती जी हैं मूर्तियों में। स्टिकर्स बनाए हैं शुभ लाभ के जो आप लगा सकते हैं, प्लास्टिक के नहीं लेके आए। इसके अलावा गोबर के दीपक बने हैं। गोबर की हवन लकड़ी है कि वे पेड़ की लकड़ी नहीं काटें।
पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद खासकर त्योहारी सीजन में काफी पसंद किए जा रहे हैं। स्टॉलों पर सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। फील तो अच्छा आ रहा है, बिकॉज बेसिकली पुराना कल्चर ही टोटली लोग उसे भूल चुके हैं और अब वापस लौट रहे हैं उस कल्चर पे, दैट इज़ गुड। और दूसरी बात ये कि अभी तक देखा जाए तो पिछले करीब मुझे लगता है कि 50-100 साल में आदमी गाय की इंपॉर्टेंस और गाय के गोबर की इंपॉर्टेंस या जो भी वॉट जो भी है वो उसको यूज़ करना भूल ही गया था। लेकिन ये कल्चर दोबारा लौट आया। बाकी इस तरह के प्रोडक्ट्स को डेवलप करके तो ये बहुत अच्छा है कि लोगों को पता चल रहा है और हम देखा जाए तो प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। देश भर में रोशनी का त्योहार दिवाली मनाने की तैयारियां उत्साह के साथ चल रही हैं। इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बदायूं के दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने विधानसभा क्षेत्र दातागंज से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की लूप पे इंटरचेंज रोड के कार्य का शुभारंभ किया है। जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए नक्शे के अनुसार 2 कच्छ मिले थे, लेकिन दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह के अथक प्रयास से उनके क्षेत्र से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर भी एक कट बनाया गया था। ऐसा भारत में पहली बार हुआ है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय नक्शा पास होने के बाद किसी विधायक के प्रयास से इसमें चेंज किया गया। यहाँ पर एक उतार चढ़ाव की स्वीकृति और इस क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की रिपोर्ट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और सीओ तत्कालीन अवस्थी जी ने इसको स्वीकृत किया है और लगभग 80 से 90 करोड़ इसकी लागत आएगी। निसंदेह इस उतार चढ़ाव से बनने से इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर औद्योगिक गलियारा भी विकसित किया जाएगा और जो इस क्षेत्र के लिए मैं समझता हूँ मील का पत्थर होगा और क्षेत्र का संपूर्ण विकास इस एक्सप्रेस वे जो मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेस वे है उसका उतार चढ़ाव होने से दातागंज विधानसभा को मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर एक महिला सशक्तिकरण में एक महिला पीएससी बटालियन की स्थापना हुई, एक HPCL की CNG गैस फैक्ट्री भी लगी हुई है, जिला कृषि विज्ञान केंद्र भी है, यहाँ पर फायर स्टेशन भी है, महाविद्यालय है। यहाँ से आप लोग जाने वालों के लिए और आने वालों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। विधायक जब यहाँ बना था तो यहाँ कोई कट नहीं था, इसे कैसे प्रयास करा आपने, कैसे हो पाया? ये सब ईश्वर की कृपा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है और सब अधिकारियों ने इसकी आवश्यकता को समझने के बाद ही इसको स्वीकृत किया है। तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से। इस क्षेत्र के विकास में हमारा सब लोगों ने सहयोग किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत। खबर बदायूं की नगर पंचायत अलापुर की है, जहां पर विकास कार्यों की जांच के लिए सीएम नायक दातागंज के नेतृत्व में एक टीम जांच करने अलापुर पहुंची, जहां चेयरमैन पति फहीमुद्दीन ने अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान चेयरमैन पति के समर्थक मौके पर मौजूद लोगों पर आग बबूला हो गए और जांच करने पहुंचे अधिकारियों के सामने ही जमकर लात घूंसे से चलाने लगे और मारपीट हुई। खबर अयोध्या से है, जहां पर दीपोत्सव के अंतर्गत मां कामाख्या धाम में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। नगर पंचायत कार्यालय में भाजपा विधायक रामचंद्र यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है। विधायक ने कहा है कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी भव्य दीपोत्सव आयोजित होगा। कामाख्या धाम में 29 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। माँ कामाख्या धाम का दिव्य दीपोत्सव भव्य और दिव्य हो, इसको लेकर के हम लोगों ने कल तैयारी बैठक करी है। तैयारी बैठक में हमारे माँ कामाख्या धाम के समस्त हमारे सभासदगण, माननीय चेयरमैन साहब और हमारे माँ कामाख्या धाम के पुजारी सहित सभी की उपस्थिति में हम लोगों ने तय किया है कि इस बार का भव्य दीपोत्सव हम लोग मनाएंगे और 1,51,000 से ज़्यादा दीप जला करके हम सभी आदि गंगा गोमती के तट पर भव्य और दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। अयोध्या धाम के तर्ज पर कामाख्या धाम में भी अब की बार भव्य दिव्य उत्सव मनाया जाएगा। 1,51,000 दीपों से मां कामाख्या धाम सजाया जाएगा घाट तक। इसी को लेकर कल माननीय विधायक रामचंद्र यादव के अध्यक्षता में
अधिकारियों से बैठक भी हुई है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बैकुंठपुरी पघार पर स्थित सपा के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव में सभी सीटें जीतेगी और कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर से एक गरीब असहाय व्यक्ति को खड़ा किया और हमारी पार्टी जीत चुकी है। भाजपा की सुनियोजित ढंग से उनके संज्ञान में आकर के हिंसा हुई। मैं खुद वहाँ जाना चाहता था, घटनास्थल पर जाना चाहता था, लोगों से मिलना चाहता था। बल्कि वो जो ब्राह्मण परिवार के लोग मारे गए थे उन्होंने भी कहा था कि आप मारे गए लाइए, मुस्लिम ने भी कहा, लेकिन हमको ये सरकार जाने नहीं दी, रास्ते में रोक दिया। सवेरे ही पहले हमारे घर पर नोटिस भेजा कि नई अनुमति नहीं दी जाती है। जब मैंने कहा मैं नहीं मानूंगा तो उन्होंने प्रार्थना अनुरोध किया कि आप आएंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी और हमको जाने नहीं दिया। इसलिए मैं पूरा देख नहीं पाया हूँ, अब शांत हो गया, जाऊँगा देखूँगा। खबर लखनऊ से, जहां गोमती नगर स्थित विज्ञानेश्वर महादेव मंदिर परिसर लोकमाता पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर में त्रिशताब्दी जन्म जयंती वर्ष श्री राम कथा का समापन हुआ। कार्यक्रम आयोजक ने बताया कि प्रत्येक वर्ष अहिल्याबाई की जयंती पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इसी तरीके के आयोजन कराए जाते हैं। समरसता सेवा संस्थान के माध्यम से रामकथा का आयोजन किया गया है और लोक माता अहिल्याबाई के विषय में लोगों को जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते मुझे लगता है ये अपने आप में गर्व का विषय है कि हमारे देश में जो एक इतनी बड़ी भूमिका में रही है लोक माता अहिल्याबाई, उनके विषय पर चर्चा हो रही है और ये बदलते भारत का स्वरूप है। ये सोचकर, ये महसूस कर बहुत अच्छा लग रहा है। आज कथा का आयोजन नहीं किया गया है। कथा का आयोजन बेसिकली 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 26 तक चल रहा है। आज 26 है, आज पूर्णाहुति का दिन है, तो आज कथा समाप्त हो रही है। अतिथि के रूप में माननीय महिला बाल कल्याण एवं पुरस्कार मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का उपस्थिति हुआ था। आज श्रीमती स्वाति सिंह जी का उपस्थिति हुआ है। आने को तो बहुत सारे लोगों का था, लेकिन किसी कारणवश लोग कहीं से नहीं आ पाए। हमारा उद्देश्य इस राम कथा का उद्देश्य जो रहा वो ये है कि हमारे कॉलोनी में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे जितने भी समाज में जो भी जाति में बटे हुए लोग हैं उनके अंदर समरस का हो, और समरस भारत होगा तभी समर्थ भारत होगा। इसलिए हम लोग समरसता सेवा संस्थान के माध्यम से और हमारी सभी कॉलोनी, समस्त कॉलोनी वासियों के माध्यम से, मातृशक्तियों के माध्यम से ये कार्यक्रम रामकथा का आयोजन किया गया। आज पूर्णाहुति का दिन था और पूर्णाहुति किया गया। आज श्री राम कथा के समापन के बाद भंडारा रहेगा यहाँ कार्यक्रम में। सभी समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और हम ये प्रयास करेंगे इस एक साल के आगे आने वाले एक साल में ये समरसता का भाव जागृत यदि होगा, क्या होगा क्या नहीं हुआ, इस पे विचार विमर्श करने के बाद हम लोग अगले साल फिर से पुनः इसी तरह से राम कथा का आयोजन करके। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।